हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ में टाइम मुस्कान मंदिया न्यू लीगल गाइड। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि सिनॉप्सिस या डिसर्टेशन या एक रिसर्च पेपर का क्या फॉर्मेट रहता है। राइट, ये चीज आपको अपने लॉ कॉलेज में बनानी होगी 4th या 5th ईयर में। तो आज हम इसका पूरा फॉर्मेट अच्छे से समझने वाले हैं। सो रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए एंड लेट्स स्टार्ट। प्रोजेक्ट का टॉपिक कैसे डिसाइड करना है वो समझते हैं। जो आपका टॉपिक होगा वो स्पेसिफिक होना चाहिए। राइट, वो थोड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए। बहुत ज्यादा अगर आप जनरल टॉपिक ले लोगे लाइक क्रिमिनल लॉ इन इंडिया, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जनरल टॉपिक है, इसमें बहुत कुछ इंक्लूड हो सकता है। राइट, प्रॉब्लम ऑफ जस्टिस इन इंडिया, इसमें भी बहुत कुछ हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो कोई स्पेसिफिक टॉपिक पकड़ो। राइट, कि वाई रेप सर्वाइवर्स आर नॉट गेटिंग जस्टिस इन इंडिया, तो ये एक स्पेसिफिक टॉपिक हो गया। तो आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक पकड़ना है। और एक चीज ध्यान रखनी है, बहुत ज्यादा ऐसा ना अलग दिखाने के चक्कर में यूनिक टॉपिक मत उठा लेना, वो सबसे बड़ी बेवकूफी मेरे को लगती है। राइट, कि यूनिक दिखने के चक्कर में क्या, अरे मेरा तो सबसे अलग होगा यार, एंड में होना यही है कि तुम्हारी फाइल एक जगह फेंक दी जाएगी। तो वो सारी चीजें ध्यान में रख के अपना काम करना, समय बचाना है हमें। इससे कुछ तुम्हें मिलने वाला नहीं है आगे लाइफ में। ये बस तुम बना रहे हो क्या कि तुम्हें मार्क्स मिल जाए, ये चीज तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, मेरे को भी बहुत अच्छे से पता है। तो समय बचाते हैं अपना, जितना ज्यादा बचा सकते हैं। राइट, एक आसान सा टॉपिक लेना, स्पेसिफिक लेना, उस पर लिटरेचर अवेलेबल हो, ठीक है, उस पर मटीरियल अवेलेबल होना चाहिए, ऐसा टॉपिक हमें लेना है। इसको आसान करने के लिए आप कम से कम 10 टॉपिक्स चुन सकते हो। राइट, इंटरनेट पर जाओगे या चैट जीपीटी से ही पूछ लेना, 10 टॉपिक्स वो तुम्हें दे देगा। उसमें से टॉपिक को स्पेसिफिक करने का काम तुम्हारा होगा। राइट, वो हर काम नहीं कर सकता है, उसको स्पेसिफिक बनाना होगा आपको टॉपिक को। फॉर एग्जाम्पल, मेरे प्रोजेक्ट का टॉपिक था लीगल एड टू मेल रेप सर्वाइवर्स। मैंने इसको देखो कितना स्पेसिफिक बना दिया है। मैं रेप सर्वाइवर्स की नहीं बात कर रही हूं, मैं स्पेसिफिकली मेल रेप सर्वाइवर्स की बात कर रही हूं। राइट, कि लीगल एड कैसे मिलेगा मेल रेप सर्वाइवर्स को, और उनको लीगल एड देने में क्या इश्यूज एंड चैलेंजेस हैं। ये मैम ने बाद में ऐड करवाया था मेरे से कि इश्यूज एंड चैलेंजेस ऐड कर दो। राइट, तो ये चीज इतना स्पेसिफिक हो गई। इस पे लिटरेचर भी अवेलेबल है, इस पे मटेरियल भी अवेलेबल है। ठीक है, थोड़ा तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, बट तुम्हें लिखना कम होगा। राइट, तुम्हें याद कम करना है। बहुत सारा स्पेसिफिक टॉपिक रहेगा तो उसका यही फायदा है। ठीक है, बहुत ज्यादा जनरल टॉपिक ले लोगे तो बहुत भयंकर वाली उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो समय बचाओ और इन 3 चीजों का ध्यान रखना। टॉपिक स्पेसिफिक हो, बहुत ज्यादा जनरल ना हो, और उस पर लिटरेचर भी अवेलेबल हो। ऐसा नहीं कि ऐसा टॉपिक चूज कर ले भाई जिसपे मटेरियल ही अवेलेबल नहीं है और बाद में बैठकर रो रहे कि इस पे तो मटेरियल नहीं मिल रहा है, कहाँ जाए क्या करे। और हो सके तो एक बार अपने टीचर से डिस्कस कर लेना, क्या ये टॉपिक ठीक है, क्या मैं इसको चेंज करूं। अगर बताते हैं तो ठीक है, नहीं तो जो तुम्हें सही लग रहा है जैसे मैंने बताया उस हिसाब से कर देना, 100% अप्रूव हो जाएगा। अब हम सिनॉप्सिस के फॉर्मेट को समझने जा रहे हैं। टॉपिक हमारा फाइनलाइज हो चुका है, अब हम समझेंगे सिनॉप्सिस या डिसर्टेशन हमें कैसे बनाना है। सिनॉप्सिस बेसिकली होता क्या है, एक तरीके का प्रपोजल होता है कि हम इस टॉपिक पर अपना रिसर्च पेपर लिखने जा रहे हैं, इस टॉपिक पर हम अपना प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, उसको कहते हैं सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस में जो पहली चीज आप इंक्लूड करोगे वो है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन मैक्सिमम 1 पेज का होगा। तुम्हारा टॉपिक बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है, तुम्हें लग रहा है 1 पेज का नहीं हो पा रहा है, तो भाई 1 पेज के अंदर ही अंदर उसको कन्फाइन कर दो। ठीक है, 1 पेज के अंदर ही अंदर उसको लिख डालो। आधे पेज का भी आ रहा है तब भी कोई इश्यू नहीं है। राइट, ऐसे ही होता है। फिर उस इंट्रोडक्शन में आपको बताना क्या है, बहुत स्पेसिफिकली, बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिकली अपने टॉपिक को डिफाइन करना है कि ये है मेरा टॉपिक। राइट, मेरा टॉपिक है मेल रेप सर्वाइवर्स को लेकर, तो मैं आराम से उसमें बता दूं कि मेल रेप सर्वाइवर्स को लीगल एड नहीं मिल पाता है इन इश्यूज की वजह से। बहुत ही छोटे में हमें अपने टॉपिक के बारे में बताना है। प्लीज उसमें कुछ भी ऐसा ऐड मत करना जबरदस्ती। राइट, रिजेक्ट हो जाने के चांसेस है, इतना ही आपको उसमें बताना होगा। अब नेक्स्ट चीज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर या लिटरेचर रिव्यू। इसमें हमें क्या करना है, हमने अपने प्रोजेक्ट का मटेरियल कहां से लिया है, किसी वेबसाइट से लिया है, किसी न्यूज़पेपर से लिया है, किसी वीडियो से लिया है, कहां से लिया है, वो हमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर में मेंशन करना होता है। राइट, अब ध्यान से मेरी बात सुनो। तुम बोलोगे कि अभी तो प्रोजेक्ट हम शुरू करने जा रहे हैं, तो अभी कहां से प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ लेंगे। नहीं, तुम्हें थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ना होगा, मटेरियल ढूंढना होगा, कौन कौन सी वेबसाइट से तुम प्रोजेक्ट का मटेरियल निकालने वाले हो, क्योंकि वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में मेंशन करना होता है। राइट, और ये पार्ट होता है सिनॉप्सिस का, जो आपके प्रोजेक्ट के पहले जाएगा। ठीक है, हो सकता है आपके टीचर्स मांगे कि सिनॉप्सिस तुम्हें पहले सबमिट करना है। राइट, तो इसलिए ये चीज पहले ही आपको मेंशन करनी होगी। तो प्रोजेक्ट के लिए मटेरियल ढूंढना स्टार्टिंग से ही शुरू कर दो, अगर टॉपिक फाइनलाइज कर लिया है तो।
राइट। वो मटेरियल ढूंढो तभी वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आप मेंशन कर पाओगे। और ये भी होता है कि बाद में हो सकता है आप कुछ ऐड करना चाहो, तो वो कैसे ऐड करोगे? रिव्यू ऑफ लिटरेचर तो अभी लिख दिया है, वो जाएगा बिब्लियोग्राफी में आपकी, राइट। मान लो कि मैंने रिव्यू ऑफ लिटरेचर में सारा अपना जो भी मटेरियल मैं जहां से लेने वाली हूँ प्रोजेक्ट का, वो उसमें मेंशन कर दिया। फिर बाद में जब मैं प्रोजेक्ट कर रही थी, रिसर्च पेपर लिख रही थी, तो मुझे लगा कि नहीं, न्यूज़पेपर का ये वाला आर्टिकल मैंने मिस कर दिया था और मुझे ये भी ऐड करना है और कुछ और सोर्सेस से भी ऐड करना है। तो वो मैं कैसे ऐड करूं? वो मैं ऐड करूंगी बिब्लियोग्राफी में जाके लास्ट में, राइट। वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं अभी, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ। नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये कितनी लिखनी है? एक पैराग्राफ लिखोगे या 8 लाइन्स, ठीक है। इससे ज्यादा मत लिखना। और एक चीज ध्यान से समझ लो, तुम्हारे टीचर्स तुम्हें क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं ना, उन इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से ध्यान में बैठा लो, ठीक है। उनके हिसाब से ही तुम्हें करना है। 10 बार वो तुम्हें दौड़ाएंगे, भगाएंगे कि ये चीज तुमने सही से नहीं की, ये मेरे हिसाब से नहीं हुआ, मेरे हिसाब से नहीं हुआ, तुम्हारा टाइम वेस्ट होने वाला है। शायद वो टाइम तुम किसी एग्जाम के प्रिपरेशन में लगा सकते थे, कुछ अच्छा कर सकते थे, वो टाइम तुम्हारा इसमें घुस गया, राइट। तो ये थोड़ा दिमाग लगाना, ये तुम क्यों कर रहे हो, ये एकेडमिक प्रैक्टिस है इसलिए करना है, ठीक है। मार्क्स के ऑलमोस्ट सब करने वाले हैं, सब इसीलिए करने वाले हैं, राइट। उनको भी इसीलिए चाहिए क्योंकि उन्हें मार्क करना है। तो दिमाग लगाना, इस चीज में मिनिमम टाइम जाना चाहिए, मिनिमम टाइम, और वही उतना ही टाइम देना। इसलिए उनके इंस्ट्रक्शन सुन लो कि उनको कैसा चाहिए, राइट। उस हिसाब से चीजें दो। 1 पैराग्राफ का होना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, इसको एक्सीड मत करना, ठीक है। 10 पैराग्राफ लिख के आया था, मेरी क्लास में लोगों ने 10-10 पैराग्राफ का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स लिखा था, महाबेवकूफी है, राइट। एक पैराग्राफ का होगा या मैक्सिमम 8 लाइन्स, दैट्स ऑल। इसमें बताना क्या है, आपके प्रोजेक्ट में आप किस गैप को एड्रेस कर रहे हो, किस प्रॉब्लम की बात करने जा रहे हो, उस प्रॉब्लम को यहाँ पर एक पैराग्राफ में बताना है। तो मैंने अपने प्रोजेक्ट में बताया कि जो मेल सेक्सुअल अब्यूज सर्वाइवर्स है उनको प्रॉपर लीगल एड नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? माइट भी सोसाइटी उन्हें बहुत ज्यादा इग्नोर करती है, माइट भी जो हमारा क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम है वो उनको एड्रेस ही नहीं करता, प्रॉपर लॉज ही नहीं है उनके लिए। बस वो प्रॉब्लम्स मैंने एक पैराग्राफ में बता दी, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं किया, राइट। यही है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड वो है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस एक तरीके का प्रिलिमिनरी कंक्लूजन रहता है, राइट। ये चीज कंक्लूजन के पहले आती है कि जो हमने रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखा था, उस रिव्यू ऑफ लिटरेचर से हमने क्या चीजें निकाली, वो है हाइपोथेसिस, राइट। वो है हाइपोथेसिस। ये तुम्हारा एक तरीके का ओपिनियन रहता है। कंक्लूजन में तुम क्या लिखते हो? ओपिनियन ही तो लिखते हो ना। ये एक तरीके का तुम्हारा ओपिनियन है, बट ध्यान रखना, हाइपोथेसिस सजेशन नहीं होनी चाहिए, राइट। कि तुम सजेस्ट मत करो कुछ भी कि ऐसा हो सकता था, दिस माइट टेक प्लेस, दिस कैन बी अ सजेशन, दिस कैन ऑल्सो टेक प्लेस, ये भी इंप्लीमेंट कर सकते थे। सजेशन नहीं देना है हाइपोथेसिस में, स्ट्रिक्टली बता रही हूं, राइट। सजेशन मत देना। विल और शैल जैसे वर्ड्स आपको यूज नहीं करने हाइपोथेसिस में। और हाइपोथेसिस 1 लाइन की होगी, ठीक है। इसमें भी वो बेवकूफी मत करना कि पूरा पैराग्राफ डाल दे रहे हो, नहीं। 1 लाइन की हाइपोथेसिस होती है, 1 लाइन की होनी चाहिए, मैक्सिमम 2 लाइन की, मैक्सिमम 2 लाइन या 1.5 लाइन की। उससे ज्यादा जा रहे हो तो बेकार है तुम्हारी हाइपोथेसिस, ये बात समझ लो, ठीक है। प्रिलिमिनरी कंक्लूजन होना चाहिए, इट शुड नॉट बी अ सजेशन। और हाइपोथेसिस टेस्टेबल हो, मतलब कि जो तुमने हाइपोथेसिस दिया है, जो अपना ओपिनियन दिया है, वो टेस्टेबल हो, मतलब कि वो ट्रू है या वो फॉल्स है, ठीक है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि देर आर 30% चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 हु आर रेप्ड इन अर्बन सिटीज, ठीक है। ये मेरा स्टेटमेंट है, ये मेरी हाइपोथेसिस है। तो क्या ये हाइपोथेसिस ट्रू है, क्या ये हाइपोथेसिस फॉल्स है? ये डेटा को देखकर पता चल जाना चाहिए। 30% चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 आर रेप्ड इन अर्बन सिटीज, ये मेरी हाइपोथेसिस है। तो ये हाइपोथेसिस ट्रू है? क्या ऐसा सच में होता है? क्या ये फॉल्स है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, राइट। तो ये डेटा जो तुम आगे दोगे उसको देखकर पता चल जाना चाहिए। तो टेस्टेबल होनी चाहिए, ट्रू या फॉल्स में। नेक्स्ट है हमारा रिसर्च क्वेश्चंस या रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। अब दोनों में से एक कर सकते हो। रिसर्च क्वेश्चंस मैंने किया था, ठीक है। रिसर्च क्वेश्चंस में हम क्या लिखने वाले हैं? बेसिकली हम क्या डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट में अपने, उनको हम क्वेश्चन के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे मेरा क्वेश्चन हो गया, व्हाई वी डोंट हैव जेंडर न्यूट्रल लॉस इन इंडिया, है ना। हमारे इंडिया में जेंडर न्यूट्रल लॉस क्यों नहीं है,
राइट? वाई देयर इज नो जस्टिस फॉर मेल सेक्सुअल अब्यूज सर्वाइवर्स। तो ये मेरे 5 क्वेश्चन हो गए मान लो, ठीक है। इन्हीं 5 क्वेश्चन से हम अपने प्रोजेक्ट की हेडिंग बनाएंगे जो कि चैप्टर्स कहलाएंगे, ठीक है। चैप्टर 1 आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, आखिरी चैप्टर आपका कंक्लूजन और सजेशन हो जाएगा। उसके बीच के चैप्टर्स होंगे, जैसे कि यहाँ पे है ना व्हाई वी डोंट हैव जेंडर न्यूट्रल लॉज इन इंडिया, तो इसको हम कर देंगे चैप्टर 2 लैक ऑफ जेंडर न्यूट्रल लॉज इन इंडिया। ये हो गई हेडिंग, ठीक है। इसको हम 2 लाइन में, सिर्फ 2 लाइन में सिनॉप्सिस में डिफाइन कर देंगे कि क्या इस चैप्टर में डिस्कस होने वाला है, राइट? बाद में प्रोजेक्ट में जाके हम इसको एक्सपैंड करेंगे ये हेडिंग लिखकर। ऊपर हेडिंग लिखी रहेगी चैप्टर 1 या चैप्टर 2 लैक ऑफ जेंडर न्यूट्रल लॉज इन इंडिया, उसके बाद हम पूरा उसको डिफाइन करेंगे। लेकिन सिनॉप्सिस में सिर्फ हम 2 लाइन ही लिखने वाले हैं, दैट्स ऑल। और आपका चैप्टर 1 हमेशा इंट्रोडक्शन रहता है, आखिरी चैप्टर आपका रहता है कंक्लूजन और सजेशन। अब आगे बढ़ते हैं। रिसर्च क्वेश्चंस आपके 5-6 ठीक है, उससे ज्यादा एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही चैप्टर्स भी होंगे 7-8 चैप्टर्स, ठीक है। मैंने 6-7 चैप्टर्स कुछ लिखे थे, इतने ठीक है, ठीक है। रिसर्च क्वेश्चंस के बाद चैप्टर्स नहीं आएंगे, वो मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया था। रिसर्च क्वेश्चन के बाद आएगा रिसर्च मेथोडोलॉजी, ठीक है। रिसर्च मेथोडोलॉजी आएगा रिसर्च क्वेश्चन के बाद। और परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं आपको अपना पूरा फॉर्मेट देने वाली सिनॉप्सिस का कि कैसे किया था। मेरा एक बार में एक्सेप्ट हो गया था ना सिनॉप्सिस, तो मतलब वो अच्छा बना था, इसीलिए मैं वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में दे दूंगी। पूरा प्रोजेक्ट नहीं देने वाली हूँ, मतलब आप लोग बहुत लोग छापने लगोगे, क्योंकि मुझे पसंद नहीं आएगा, राइट? क्योंकि मैंने भी घिसी है अपनी बहुत देर उसको बनाने में, इसीलिए मैं तुम्हें मेथड दे दूंगी पूरा, कि तुम अच्छे से उस पीडीएफ को देख के समझ जाओगे कैसे सारी चीजें करनी है, राइट? वो हसल तुम्हें नहीं करनी पड़ेगी जितनी मुझे करनी पड़ी, वो तुम्हारा टाइम मैं बचा लूंगी, तो उसके लिए परेशान मत होना। अब ये समझो, रिसर्च क्वेश्चंस के बाद आएगा रिसर्च मेथोडोलॉजी, ठीक है। रिसर्च मेथोडोलॉजी में हम बेसिकली क्या बताते हैं कि हमने जो डेटा इकट्ठा किया है अपने प्रोजेक्ट के लिए, जो भी डेटा हमने जुटाया है, वो डेटा किस मेथड से हमने जुटाया है, ठीक है। कौन से सोर्सेस को हमने यूज किया है उस डेटा को बनाने के लिए, उस डेटा को लिखने के लिए, राइट? उन सोर्सेस की बात हम करेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी में। ये 6-7 लाइन की होती है, उससे ज्यादा की नहीं होती है, राइट? यहाँ पे आपको लिखना है डॉक्ट्रिनल या नॉन डॉक्ट्रिनल। डॉक्ट्रिनल मेथड क्या होता है? डॉक्ट्रिनल मेथड होता है अगर तुमने डेटा बुक से निकाला है, न्यूज़पेपर से निकाला है, ऑनलाइन वेबसाइट से निकाला है, तो उसको कहेंगे डॉक्ट्रिनल मेथड ऑफ स्टडी। तो मेरा जो था मेथड वो डॉक्ट्रिनल था। मैंने कुछ न्यूज़पेपर से डेटा निकाला था, कुछ ऑनलाइन वेबसाइट से निकाला था, तो मैंने डॉक्ट्रिनल रिसर्च यूज की थी। नॉन डॉक्ट्रिनल क्या होता है? जब आप लोगों से पूछते हो, ठीक है, किसी चीज के बारे में, जब आप फील्ड वर्क करने जाते हो, लोगों से क्वेश्चनेयर फिल कराते हो, फॉर्म फिल कराते हो, उनका ओपिनियन लेते हो, तो उसको कहेंगे नॉन डॉक्ट्रिनल मेथड ऑफ स्टडी, ठीक है। मुझे ज्यादा तामझाम नहीं करना था, तो मैंने डॉक्ट्रिनल मेथड ऑफ स्टडी को अडॉप्ट किया। तुम दोनों ही यूज कर सकते हो चाहो तो, राइट? ये आपके ऊपर है पूरी तरीके से। रिसर्च मेथोडोलॉजी के बाद आता है स्कोप। स्कोप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। कभी कभी होता है ना कि एग्जामिनर तुम्हारे प्रोजेक्ट से निकल के तुमसे क्वेश्चंस पूछता चला जा रहा है, और ये चीज तुम्हें उससे बचा लेगी। ये होता है लिमिट ऑफ स्टडी। देखो, अगर मेरा टॉपिक है लीगल एड टू मेल सेक्सुअल अब्यूज सर्वाइवर्स इश्यूज एंड चैलेंजेस, तो मैं अपने स्कोप में लिख दूंगी कि मैंने सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लॉज को स्टडी किया है, ठीक है। सिर्फ मेल सेक्सुअल अब्यूज सर्वाइवर्स के लॉज को स्टडी किया है, वो भी सिर्फ इंडिया में। यूके, यूएसए या पूरी बाकी कंट्रीज में क्या लॉज है उनको मैंने स्टडी नहीं किया है, तो इसीलिए मुझसे सिर्फ क्वेश्चंस इसी चीज को लेकर पूछे जाने चाहिए, राइट? इसके बाहर मैं क्वेश्चंस का आंसर नहीं करूंगी। सो जब आपसे एग्जामिनर आपके प्रोजेक्ट से बाहर निकल के क्वेश्चन करेंगे, तो आप उनको बता सकते हो कि मैंने अपने स्कोप में मेंशन किया है कि मेरा एरिया ऑफ स्टडी कितना है, लिमिट क्या है मेरी स्टडी की, कितना मैंने प्रोजेक्ट में चीजें मेंशन किया। तो प्लीज उस स्कोप के अंदर ही रह के आप मुझसे क्वेश्चन पूछे, और ये चीज कहना नहीं तो तुम्हारे मार्क्स काट देगा वो, ठीक है, पूछता ही चला जाएगा बाहर से। तो प्लीज ये उनको याद दिला देना। इसके बाद तुम्हारा टेंटेटिव चैप्टराइजेशन आ जाएगा। जो चैप्टर्स हमने डिस्कस किए थे वही आएंगे। वही चैप्टर 1 तुम्हारा इंट्रोडक्शन होता है, लास्ट चैप्टर कंक्लूजन और सजेशन होता है। तो ये चैप्टर्स करने हैं आपको, राइट? इसके बाद देखते हैं क्या आता है। फाइनली हमारी आखिरी हेडिंग है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी में बताया कि हर चीज रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आप मेंशन नहीं कर सकते हो सकता है चीजें बाद में भी आप कुछ ऐड करो, वो चीजें आप बिब्लियोग्राफी में मेंशन कर देना, बिब्लियोग्राफी में ऐड कर देना, ठीक है। तो ये तुम्हारी सबसे आखिरी में आएगी बिब्लियोग्राफी। अब देखो, जिसको आगे जाके फ्यूचर में एलएलएम करना है या रिसर्च पेपर्स लिखने हैं, वो प्लीज इस चीज को सीरियसली लेंगे। मैं बार बार बोल रही हूँ ना, इसमें टाइम वेस्ट होगा, ये होगा, वो मेरे जैसे स्टूडेंट्स के लिए,
ठीक है, जिनको ये सब चीजें कम पसंद है, प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा पसंद है, उनके लिए चीज थोड़ी बोरिंग हो सकती है। बट जिसको फ्यूचर में जाके एलएलएम करना है या पीएचडी परस्यू करनी है, प्लीज इस चीज को बहुत ही सीरियसली लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, राइट। ध्यान रखिएगा, डेटा के साथ छेड़खानी आप ना करो, डेटा जैसा है वैसा ही डेटा आपको लिखना है, राइट। भले ही वो आपकी हाइपोथेसिस के अगेंस्ट जा रहा है, उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, फिर भी डेटा सही से लिखिएगा, राइट। नहीं तो आपको पीनलाइज किया जा सकता है इन फ्यूचर, अगर आपको मतलब पीएचडी करनी है नेक्स्ट लेवल की, इसलिए मैं इतना डिटेल में बता रही हूँ, राइट। दूसरी चीज है, प्लेजरिज्म हो सकता है तो कम करिए, प्लेजरिज्म को आपको कम करना है, मतलब छापो कम, ठीक है। नेट से लेके छाप रहे हो जो, वो छापना थोड़ा कम करो, कंट्रोल में रखो। और आगे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि फुटनोट्स आपको कैसे लिखने हैं, राइट। फुटनोट्स फॉर्मेटिंग क्या होगी पूरे प्रोजेक्ट की, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो ढंग से और पूरा देखिएगा। और यहां तक आ गए हो, सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो को शेयर जरूर करो, और ऐसे लॉ के टॉपिक्स पर इंपॉर्टेंट वीडियोस चाहिए तो कमेंट जरूर करके बताना, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी आप सबकी हेल्प करके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा जो मेन पार्ट था नया सिनॉप्सिस, यही सबसे डिफिकल्ट था, वो खत्म हो चुका है, ठीक है। वही सबसे बोरिंग भी था, वो खत्म हो चुका है। और एक चीज याद रखना, अपने प्रोजेक्ट को आपको बोरिंग रखना है, अननेसेसरी कलर्स उसमें मत डाल देना, कोई उल्टी सीधी फॉर्मेटिंग नहीं करनी है, फॉर्मेटिंग मैं आपको बताऊंगी वैसी फॉर्मेटिंग करनी है, राइट। कुछ भी एक्स्ट्रा उसमें मत डालना, वो बोरिंग ही होता है, वो ऐसे ही होते ही हैं, राइट। सिनॉप्सिस से अब हम आगे बढ़ने वाले हैं प्रोजेक्ट की तरफ, राइट। अब हम प्रोजेक्ट में आने वाले हैं कि हमारी मेन जो प्रोजेक्ट है, मेन जो रिसर्च पेपर है वो कैसा होगा, राइट। प्रोजेक्ट का यार पहला पार्ट होगा इंट्रोडक्शन, ये मैक्सिमम 2 पेजेस का होता है, ठीक है। तुमने जो सिनॉप्सिस में इंट्रोडक्शन लिया है उसको भी उठा के इसमें इंक्लूड कर देना और एक्स्ट्रा लिख देना, तो 2 पेज तुम्हारे बन जाएंगे। ये हो गया तुम्हारा इंट्रोडक्शन, दैट इज चैप्टर 1, ठीक है। रिसर्च क्वेश्चंस को फिर तुम चैप्टराइजेशन में कन्वर्ट करते जाओगे, तो वो तुम्हारी बॉडी बन जाएगी प्रोजेक्ट की, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था वैसे ही करना है, राइट। वो मैंने पहले भी डिस्कस किया है, रिसर्च क्वेश्चन से ही हम अपने चैप्टर्स बनाएंगे। ये तुम्हारी पूरी प्रोजेक्ट बॉडी हो गई। अब तुम्हारा आखिरी जो चैप्टर है वो होगा कंक्लूजन एंड सजेशन। जो भी तुमने प्रोजेक्ट से सीखा है वो तुम यहाँ पे कंक्लूड करोगे और सजेशंस दे दोगे जो भी तुम्हें देने हैं, राइट। याद रखना, सजेशन हाइपोथेसिस में नहीं देना है, यहाँ पे प्रोजेक्ट में तुम्हें सजेशन देने होंगे, राइट। वो सजेशंस तुमने दे दिए। आखिरी में तुम्हारा प्रोजेक्ट का आखिरी पेज होगा बिब्लियोग्राफी। ये कोई चैप्टर नहीं है, ये आखिरी पेज है प्रोजेक्ट का, बिब्लियोग्राफी। बस ये हो गया आपका प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस कंप्लीट, ठीक है। यही है तुम्हारा रिसर्च पेपर का फॉर्मेट। अब हम थोड़ी फॉर्मेटिंग डिस्कस करने वाले हैं कि फुटनोट्स कैसे लिखने हैं, बाकी सारी चीजें, फॉन्ट क्या होगा, साइज क्या होगी, वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फाइनली हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं कि तुम्हें प्रोजेक्ट लिखना कैसे है, उसकी फॉर्मेटिंग क्या होगी, राइट। फॉन्ट साइज मुझे कही गई थी कि 12 करना, ठीक है। मेरी टीचर्स ने जो बताया था वो था 12, फॉन्ट साइज मेरी 12 रहेगी। तुम्हें तुम्हारे टीचर ने अगर नहीं बताया है तो अपने हिसाब से कर सकते हो फॉन्ट साइज, लेकिन धोखेबाजी मत करना कि 18, 20, 24 ऐसी फॉन्ट साइज है, ठीक है। एक पेज पे सिर्फ 4 लाइन आ रही है, ऐसी धोखेबाजी मत करना, ठीक है। पकड़े जाओगे और बहुत बुरी झल भी होगी तुम्हारी। लिमिट में रखना, ठीक है, लिमिट में रखना। हो सकता है तुम 14 कर दो, ठीक है, 16 कर दो। बस मुझे 12 कही गई थी तो मैंने 12 ही की। और पूरे प्रोजेक्ट में एक सी फॉर्मेटिंग होगी, ठीक है। मजाकबाजी मत करना, कहीं दूसरे पेज पे कुछ और चल रहा है, कहीं कुछ और चल रहा है। सेम एक जैसी यूनिफॉर्म फॉर्मेटिंग होगी, तभी अच्छा लगेगा देखने में, राइट। फिर है टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट। ये मैं खुद भी हमेशा से यूज करती हूँ कि स्टैंडर्ड फॉन्ट है, तुम्हें भी यही यूज करना है, टाइम्स न्यू रोमन। लाइन स्पेसिंग 1.5 होगी, ठीक है। बॉर्डर स्पेसिंग 1 होगी। हेडिंग बोल्ड में कर देना, ठीक है, कैपिटल लेटर्स एंड बोल्ड हेडिंग्स। फुटनोट्स कैसे लिखने रहते हैं, पेपर के एंड में आप देखते नहीं हो, बुक्स में भी लिखा रहता है पेपर के एंड में कि ये पब्लिकेशन यहाँ से लिया गया, यहाँ से, है ना, पर्टिकुलर लाइन कहाँ से ली गई है। तो तुम अपने प्रोजेक्ट की चीजें कुछ ऑब्वियसली इंटरनेट से लोगे, कोई पैराग्राफ किसी आर्टिकल का लिया, किसी वेबसाइट से कोई पर्टिकुलर लाइन बोरो की, तो उसको एक तरीके से फुटनोट की तरह तुम्हें लिखना होगा कि ये लाइन इस पर्टिकुलर वेबसाइट से ली गई है। तो उसको लिखने का एक तरीका होता है, उस तरीके को माइंड भी तुम कह सकते हो आईलाई फॉन्ट ऑफ साइटेशन, ठीक है। आईलाई मोड ऑफ साइटेशन मैंने यूज किया है, ब्लू बुक साइटेशन यूज किया है, ऑस्कोला यूज किया है। ये सारे तरीके हैं बेसिकली फॉन्ट फुटनोट्स को लिखने के। फुटनोट को लिखने का मेथड होता है, तो उस मेथड के ये सारे तरीके हैं, ये सारे मेथड्स यूज होते हैं। आईलाई, मैंने आईलाई यूज किया था क्योंकि सबसे इजी यही लगा मेरे को, ठीक है। कि अगर आप न्यूज़पेपर से बोरो कर रहे हो कोई लाइन तो उसको लिखने का तरीका दूसरा होगा, वेबसाइट से कोई लाइन बोरो कर रहे हो तो उसको लिखने का तरीका दूसरा होगा, वीडियो से कोई चीज बोरो कर रहे हो तो उसको लिखने का तरीका दूसरा होगा,
राइट, तो उसको कहते हैं ILI, मोड ऑफ साइटेशन, जो मैंने यूज किया। ब्लू बुक भी होता है, स्कोला भी होता है। मैंने ILI यूज किया था तो मैं आपको वो दे दूंगी कि कैसे कोई चीज को लिखना है, ठीक है। एंड नोट्स दूसरी चीज होती है, तुम्हें अपने टीचर से पूछना है फुट नोट्स चाहिए कि एंड नोट्स चाहिए। एंड नोट्स होता है प्रोजेक्ट के आखिरी में एक पेज पर सारे आपको लिखे रहते हैं कि ये लाइन यहां से ली गई थी, ये चीज यहां से ली गई थी, ठीक है, वो होते हैं एंड नोट्स, वो प्रोजेक्ट के आखिरी में रहते हैं। फुट नोट्स क्या है, पेज जैसे ही खत्म हुआ उस पेज के एंड पे ही आपको फुट नोट नीचे मिल जाएंगे। तो मैंने तो फुट नोट्स लिखे थे, राइट, तो आपको भी मैं सजेस्ट करूंगी फुट नोट्स ही लिख लो, वो ज्यादा सही रहेगा। हाउ टू मेक द बेस्ट रिसर्च पेपर या हाउ टू मेक द बेस्ट सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट, ठीक है, ये चीज समझने वाले हैं हम। लिसन टू योर टीचर, आपके टीचर ने आपको क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो सुनिए। आपका सच में बहुत समय बचने वाला है। समय बचाने का बेस्ट तरीका है, जैसा टीचर ने कहा है वैसा करके दे दो, ठीक है। डाउट है तो उनसे जाके पूछो, क्लियर करो, और वैसा ही एक बार में बनाकर एक्सेप्ट करवाओ, ठीक है। 10 बार बेवकूफों की तरह दौड़ने का कोई मतलब नहीं है यार, कहीं और समय लगा सकते हो, राइट। तो टाइम बचाना है और बेस्ट चीज करने का यही तरीका है, जैसा वो बोल रहे वैसा दो। एक लाइन का हाइपोथेसिस चाहिए तो एक लाइन का हाइपोथेसिस, एक पैराग्राफ चाहिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम का तो एक ही पैराग्राफ देंगे, राइट, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा मत करना, ये चीज बेस्ट होती है। दूसरा है, ऑब्वियसली हर चीज हम खुद से नहीं कर सकते, हम नेट से छापने वाले हैं, तो नेट से जब हम छाप रहे तो हमें थोड़ा स्मार्ट होने की जरूरत है, ठीक है। ऑब्वियसली आप मुझे सुन रहे हो, इस चैनल पर आए हो तो आप स्मार्ट हो, लाइक भी जरूर करके जाओगे, राइट, कमेंट भी करोगे कोई डाउट होगा तो, राइट। और स्मार्ट रहना, जब कॉपी कर रहे हैं ना इंटरनेट से तो ऐसा नहीं अच्छा छापे जा रहे हैं आंख बंद करके, है ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए, तो अकल लगाना एंड बी स्मार्ट व्हेन यू कॉपी। हर लाइन कॉपी नहीं करनी होती है, ध्यान से समझ के कॉपी करना होता है, राइट, उसमें भी आपका बहुत समय बचने वाला है। और तीसरी चीज, मैं सारे रिसोर्सेज यार, मेरा प्रोजेक्ट एक बार में एक्सेप्ट हुआ था, मुझे रिटर्न नहीं किया गया था बार बार, ठीक है, जैसे बाकी सबको रिटर्न किया जाता था। एक बार में मेरा प्रोजेक्ट और सिनॉप्सिस मैम ने एक्सेप्ट किया था एंड इट वाज गुड। तारीफ नहीं कर रही हूँ, अपनी सच्चाई बता रही हूँ आपको। वो सारी चीजें मैं आपको टेलीग्राम पर देने वाली हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी मैं वहां पर शेयर करती हूँ, इसीलिए उस चीज को ज्वाइन कर लो जाके। वो रिसोर्सेज आपको वहां मिलेंगे, मोड ऑफ साइटेशन, फुटनोट्स कैसे लिखने हैं वो सब भी आपको वहां पर मिल जाएगा, इसलिए उसे ज्वाइन कर लेना एंड दैट्स ऑल। तुम्हारा प्रोजेक्ट बन जाएगा और वो बेस्ट बनेगा। कोई डाउट है तो इंस्टा आईडी का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, लॉ पीप्स नाम है, वहां आकर पर्सनली पूछ सकते हो। और ये सारा जो फॉर्मेट मैंने बताया है इसकी PDF भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दूंगी, आराम से फॉर्मेट आप देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।